विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने आपके चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं की हिंदी। हिंदी का जो आरोह भाग 2 है, हिंदी का नाम है, जो अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी है उसका नाम है आरोह भाग 2। तो आरोह भाग में से एक जो काव्य खंड है उसको आज मैं लेकर आया हूं। तो काव्य खंड का हम पहला पाठ पढ़ेंगे, आत्म परिचय। और इसमें दो कविताएं हैं, एक तो आत्म परिचय और एक गीत। ये दो भाग हैं इसके। तो आत्म परिचय और एक गीत, ये दो काव्य इसमें लिखे गए हैं। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। तो आज मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों 2 अंक के प्रश्न उत्तर अधिकतर आते 1 अंक के आते हैं। तो जो बोर्ड परीक्षा में जो प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है उस आत्म परिचय वाली, तो उसमें से मैं पहला प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आत्म परिचय कविता का आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, तो पहला प्रश्न है, इस कविता में क्या कहा गया है कि एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात की है कवि ने, और दूसरी ओर यह भी कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ। तो मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। तो ये दोनों विपरीत है, एक दूसरे के विरोधी हैं। इधर कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कहता है कि इस जीवन का मैं इतना बोझ लिए घूम फिरता हूँ, इतने कार्य रहते, इतने दायित्व रहते हैं, इतने कार्य रहते हैं कि मैं उन कार्यों का भार लिए इस जीवन में घूमता फिरता हूँ और उन कार्यों को करता रहता हूँ। और दूसरी ओर यह भी कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता, और यह भी कहा है कि मैं इस जग में बिल्कुल नहीं रहता, मतलब इस जग का मैं ध्यान ही नहीं करता हूँ, ऐसे ही चल रहा है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इनका आशय क्या है, तो इसका अर्थ समझते हैं। तो कविता में यह कहा है कि एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कही गई है। तो आइए सबसे पहले इस शीर्षक का अर्थ समझते हैं। तो कवि ने कहा है कि जग जीवन का भार लिए घूमने की बात, तो इसका आशय यह है कि वह संसार के दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। मतलब संसार में जो इसको कर्तव्य दिए गए हैं, संसार में जो कार्य हैं उनको पूरी तरह से निर्वाह मतलब पूरा कर रहा है। और वह सामाजिक व्यक्ति से अलग नहीं है, क्योंकि उसे सुख दुख हानि लाभ सभी सह रहा है और अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। तो ये तो हो गई बात यह है कि एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है। वह संसार में रहकर संसार के कार्य एवं दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करते हुए, पूरी तरह से कार्य करते हुए घूम रहा है, और इन कार्य करने का जो भार है, सुख है दुख है हानि लाभ है, इनको सह रहा है। तो एक तरह से संसार के जो दायित्व हैं उसके लिए एक जीवन के भार बने हुए हैं। अब दूसरा और यह कथन कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ, कि मैं कभी जग का ध्यान भी नहीं करता हूँ। तो उसने इसका अर्थ यह है कि वह संसार के जो दायित्व हैं, जो कार्य हैं, उनमें वह कभी ध्यान ही नहीं देता है, और इन संसार की व्यर्थ के कार्यों की ओर, बाधाओं को रूढ़ियों की ओर वह इनकी कोई परवाह नहीं करता है। मतलब संसार में सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो, कोई भी समस्या हो, इनकी वह कभी परवाह नहीं करता है। तो इन दोनों पंक्तियों के लिए इसका अर्थ यह है कि ये पंक्तियां एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे की पूरक है। तो संक्षेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कवि ने कहा है कि जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है।
तो कवि कहता है कि मैं इस संसार में जो मुझे दायित्व है, जो संसार में जो कार्य हैं, सुख दुख हानि लाभ सभी को सहते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर रहा है। अब दूसरी ओर यह भी कहा है कि वह जग का ध्यान नहीं कर रहा है, मतलब वह संसार के इन सभी कार्यों को पूरा तो कर रहा है, लेकिन वह इन संसारों में लिप्त नहीं है, मतलब पूरी तरह से कार्य करते हुए इन दायित्वों को अनदेखा कर रहा है। मतलब ये है कि संसार की जो निरर्थक बातें हैं, जो समस्याएं हैं, सामाजिक बाधाएं, उनसे वह डटकर मुकाबला कर रहा है, उनकी ओर उसका कोई ध्यान नहीं है, वह तो अपना कार्य कर रहा है। तो इस तरह से वह कहता है कि मैं सांसारिक बाधाओं रूढ़ियों की परवाह नहीं करता। इस तरह से कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करते हैं। तो यह पंक्तियां एक दूसरे की विरोधी ना होकर पूरक है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते। तो विद्यार्थियों, यदि हमें उत्तर का सही ढंग से समझना है, उसको याद करना है, तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना पड़ता है, तभी हमें उत्तर समझ में आता है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। तो विद्यार्थियों, दाना का अर्थ होता है दाना। दाना का अर्थ है जो संसार का प्रतीक कहा गया है, संसार का प्रतीक कहा गया। जैसे मान लीजिए, जैसे गेहूं है, जो भोजन के लिए जो दाना उपयोग करते हैं भोजन के लिए, तो उसको दाना कहते हैं, गेहूं दाना। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर संसार रहता है, तो दाना को यहाँ संसार का प्रतीक कहा है। तो दाना संसार का प्रतीक है। और नादान कौन है? जो समझदार नहीं है, वही नादान है। मतलब इस दाने दाने के पीछे मनुष्य भागता रहता है, तो ऐसे मनुष्य को नादान कहा गया है। तो यहाँ पर दाना संसार का प्रतीक है और उसके पीछे जो भागने वाला मनुष्य है वह नादान है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं। तो कवि का कथन का अर्थ यह है कि मूर्ख व्यक्ति संसार के माया जाल में उलझा हुआ रहता है और इसी के चक्कर में वह फंसा रहता है, और जबकि संसार असत्य है। और इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं और वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और इस संसार की माया जाल में उलझ जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग को यहाँ पर कवि ने नादान कहा है। तो जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। संक्षिप्त में मैं समझा देता हूँ कि इसका अर्थ है कि जहाँ पर दाना रहते वही नादान होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो दाना यहाँ संसार का प्रतीक माना है, तो कवि कहता है कि नादान मूर्ख व्यक्ति को माना है। कुछ ज्ञानी लोग इस संसार के माया जाल में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और उस संसार में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह से कवि ने संसार की सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए कहा है कि जहाँ पर दाना होते हैं वहाँ पर नादान भी होते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यह प्रश्न विस्तार से मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न को समझाने के लिए आपको थोड़ा रुकना होगा। अगले वीडियो में हम इस प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। जो मोस्ट प्रश्न हैं, जो बोर्ड परीक्षा में उपयोगी हैं, बस उतने ही मैं प्रश्न लूंगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा। धन्यवाद।